हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी की कंप्लीट कर ली है ऑडियो बुक के थ्रू। अब हम उसका एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो अभी हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें पूरे यूट्यूब पे इतनी डिटेलिंग में एग्जाम्पल का एक एक क्वेश्चन, उसका आंसर और उसका एसेंस तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना एंड देन जज मी, ओके। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड हाँ, जितने भी हमारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं या फिर शॉर्ट टाइप है, वो हम सारे लिख के भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जो लॉन्ग फॉर्म में है ना, उसको मैं ओरली बताती जाऊँगी। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो हम ये पूछ रहा है कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हम पहले हमने स्पीशीज देखा, फिर जीनस, उसके बाद हम किंगडम पे गए हैं, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो भाई घटेंगी। ये हमारी बुक में ऑलरेडी मेंशन है कि जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं तो हमारे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। लेकिन जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो हमारे कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और फैमिली। तो देखो, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, फेबेसी और लिलिएसी, इन सब में क्या आ रहा है लास्ट में? ए सी, ए सी ई, ए ई। सो सी वुड बी द आंसर। क्या हमने कर दिया है? सी आंसर, ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म systematics refers to identification and study of organ system of plants and animals, identification and preservation of plants and animals, diversity of kinds of organisms and their relationship, और स्टडी ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। देखो, सिस्टमैटिक्स में ना हमारे दो टर्म इंक्लूड हुए हैं। फर्स्ट इज टेक्सोनॉमी एंड सेकेंड इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो देखो, रिलेशनशिप तो आएगा ही आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के 3 पार्ट, क्या? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में तो हम टेक्सोनॉमी में बात करेंगे ना। सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Now, a genus represent an individual plant or animal, a collection of plant or animal, a group of closely related species of plant or animal, या फिर none of these। देखो, कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल तो है ही, ग्रुप तो है ही ना उनका, जीनस हमारा, लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के तो होने चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन। नाउ, the taxonomic unit phylum in the classification of animal is equivalent to which hierarchical level in classification of plants? इसका आंसर हमें अच्छे से पता है कि जो पोजीशन हमारी एनिमल्स के केस में फाइलम को मिली है, वही हमारे प्लांट्स के केस में डिवीजन को मिली है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन, botanical garden and zoological parks have collection of endemic living species only, collection of living exotic species only, collection of endemic and exotic both, या फिर ओनली लोकल प्लांट्स एनिमल्स। देखो, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या है, इससे पहले ये तो समझें। एंडेमिक लिविंग स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, जैसे कि हमारे सेक्रेड ग्रुप में बहुत सारे ऐसे पेड़ रहते हैं जो सिर्फ वहीं पे मिलते हैं। दीज आर एंडेमिक। एग्जॉटिक होती हैं जो हम कहीं से बाहर से लेके आए हैं। मान लो, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल आता है आइकॉर्निया कैम्पेस्ट्रिस का, तो हमारे इंडिया में नहीं मिलता, पर हम बाहर से लेके आए ना, तो दैट इज़ एग्जॉटिक। जैसे कि पार्थेनियम हो गया, तो हमारे बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स में एंडेमिक एज वेल एज एग्जॉटिक बोथ टाइप ऑफ लिविंग स्पीशीज आर कलेक्टेड। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ, taxonomic key is one of the taxonomic tool in the identification and classification of plants and animal. It is used in the preparation of monographs, flora, both A and B, या फिर none of these। देखो, टैक्सोनॉमिक केस तुम्हारे सिलेबस से अभी हट गया है रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी में, पर इसका आंसर ना तुम्हारा ये तुम्हारे ना तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोग्राफ्स में आते। देखो, मोनोग्राफ्स होता है किसी
एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं टैक्सॉन के बारे में तुम बात करो, है ना, तो उसके बारे में ये नहीं है। फ्लोरा भी नहीं हो, वो तो सिर्फ एक इंडेक्स तुम्हें प्रोवाइड करता है। तो हमारा ये जो है ना वो दोनों के लिए आ जाएगा, मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में तो दोनों चीज़ें हमें चाहिए ना भाई, दोनों ही हमारे काम किया है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल्दो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ। All living organisms are linked to one another because they have a common genetic material of the same type. They share common genetic material but to varying degrees. All have common cellular organization या फिर all of these। देखो कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, कुछ में प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, कुछ में यूकैरियोटिक टाइप है। कॉमन जेनेटिक मटेरियल ज़रूर होता है लेकिन वो वेरिंग टाइप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि म्यूटेशन होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें आ जाएगा सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तुम कहोगे यार डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, भाई जो हाँ, जिससे हमें पता चले ना कि ये तो लिविंग है तो वो डिफाइनिंग हो गया? नहीं भाई, डिफाइनिंग वो होता है जिसमें तुम बोलो कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है, इस कैरेक्टर में कोई डाउट नहीं आएगा। डी फॉर डिफाइनिंग, डी फॉर डाउट, ऐसे करके याद रखो। सो ग्रोथ के केस में तो भाई डाउट है कि तुम्हारे एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल है कि हमने एक माउंटेन ले लिया है, वहाँ पे मिट्टी जमा हो गई है तो वो भी बढ़ गया है, तो भाई वहाँ पे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गई ना, वो तो हमारा लिविंग नहीं है। उसी तरीके से एबिलिटी टू मेक साउंड, भाई पौधे कौन सी आवाज़ निकाल रहे हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो ये भी नहीं होगा। रिप्रोडक्शन, कि भाई जो लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो लिविंग है, हाँ भाई हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी तो हैं, जैसे कि तुम्हारे ड्रोन्स हो गए हनीबीज के केस में, म्यूल्स हो गए, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो गए, भाई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बट लिविंग है ना। सो द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया एक हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, दीज आर डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। अब हमें क्या इसमें मैचिंग करनी है, ठीक है। फैमिली देखो कहाँ पे है, फैमिली सोलेनेसी दिख गया, एसी से हमने पकड़ लिया। किंगडम, किंगडम हमें पता है कि देखो प्लांटी इज अ किंगडम, किंगडम प्लांटी तो चैप्टर भी है। जीनस, जीनस स्पीशीज, देखो ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल्स, ये तुम्हारी उस वाली टेबल से जो एकदम लास्ट में दी है। और ये पोटैटो का यहाँ पे नेम दिया हुआ है सोलेनम ट्यूबरसम, सो जीनस इज सोलेनम एंड स्पीशीज इज ट्यूबरसम। अब ये इसके आंसर अपन मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वेरी शॉर्ट टाइप में आ जाओ। लिनियस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेम अदर बॉटनिस्ट नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। देखो टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, है ना। तो यानी कि जिस जिसने भी क्लासिफिकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, दे हैव द कंट्रीब्यूशन इन प्लांट टैक्सोनॉमी, राइट। तो एक हमारे थे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। तो द आंसर इज, मतलब और भी हैं बट हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंपली बेंथम एंड हुकर। क्यों टच नहीं हो रहा है ये? बेंथम एंड हुकर। उसके अलावा है तो और भी, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। व्हाट डज ICZN स्टैंड फॉर? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आई रिपीट, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये बहुत ही रिपीटेटिवली क्वेश्चन है आस्क्ड, जो कि हमारी नीट और CUET में पूछा, अब से तो CUET में भी पूछा जाता है वरना नीट में तो बहुत ही पूछा गया है। कपलेट इन टैक्सोनॉमिक की मीन्स, कपलेट होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर, दो कीज़ होती हैं। देखो ये भी अगेन तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस सब चला गया है, पर कभी पूछ लिया जाए तो उसके लिए बता रही हूँ कि दो कीज़ होती हैं कंट्रास्टिंग की। तुम्हें दो ऑप्शन देगा कि दिस इज़ टॉल, दिस इज़ डॉर्फ, तो वो दो की हो गई, लेकिन उनका जो पेयर है ना दैट इज़ कपलेट। व्हाट इज़ मोनोग्राफ? ये मैंने बताया है कि अगर हम कहीं पे भी किसी एक टैक्सॉन के रिगार्डिंग कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो वो हमारा मोनोग्राफ में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा मल्टीप्लाइज बाय माइटोटिक सेल डिवीजन,
इज दिस फिनोमिना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन? एक्सप्लेन। देखो, अमीबा होता है हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब ये जब जैसे ही माइटोसिस करेगा, ठीक है, तो 1 से 2 बनेंगे, रिप्रोडक्शन हो गया, एंड रिप्रोडक्शन हुआ यानी कि एक नया इंडिविजुअल बन गया, लेकिन हुई तो माइटोसिस ही ना, यानी कि ग्रोथ ही तो हुई है। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म ना सिनोनिमस होते हैं कि तुम इसको ग्रोथ भी बोल सकते हो और इसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। जबकि कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो वहाँ पे ये एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाते हैं, यानी कि ग्रोथ का एक अलग मतलब होता है बट रिप्रोडक्शन का अलग मतलब होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन अ लिविंग बॉडी। किसके लिए? टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तुम्हारी बॉडी में इस वक्त या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी पौधे की बॉडी में, एक चूहे की बॉडी में, एक मकड़ी की बॉडी में, कुछ भी, जितनी भी केमिकल, लिटरली एक एक केमिकल रिएक्शन तुम जोड़ दो और सम टोटल उसका जो भी आ जाएगा ना, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड? नेम अ फ्यू वेल नोन बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया। ठीक है, देखो सबसे जो बड़ा है ना, दैट इज क्यू रॉयल गार्डन, इंग्लैंड में है ये, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज क्यू रॉयल गार्डन, और ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में। एंड बॉटनिकल गार्डन इंडिया में अगर हम देखें तो एक तो बेंगलोर में है आई गेस, दैट इज़ कब्बॉन, CUBBON, कब्बॉन गार्डन इन बेंगलोर। एंड एक हैदराबाद में NTR गार्डन, NTR गार्डन। से कोई पूछेगा तो नहीं, कभी डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया तो for the knowledge, that's it. Next is short answer type question. First is a ball of snow when rolled over snow increases in mass, volume and size. Is this comparable to growth as seen in living organism and why? C, बॉल है हमारी, ये बोल रहा है कि तुम गए कश्मीर है ना, तुमने एक स्नो लिया, ठंडी का मौसम, तुमने स्नो लिया, एकदम बढ़िया लड्डू सा बनाया, उसको तुमने बर्फ़ पे दे मारा, ठीक है, उसमें और ज़्यादा स्नो चिपक गई है। अब वो ये बोल रहा है कि जो बड़ा बड़ा हो गया ना, मास और वॉल्यूम में जो बढ़ गया है, दैट इज़ ग्रोथ। भाई दैट इज़ एक्सट्रीमिक ग्रोथ। वो सेम वैसे हो गया जैसे कि एक पहाड़ है, पहाड़ पे आके मिट्टी चिपक जाए तो पहाड़ का मास बढ़ जा रहा है। या फिर तुमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, तुमने उसको पानी में डाल दिया तो पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो लकड़ी हो गई लकड़ी हमारी फूल गई, तुम बोलोगे कि ग्रोथ हो गई। भाई दैट इज़ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, है ना, वो इंट्रिंसिक नहीं है, उसको तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो। जो कि लिविंग बॉडी में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और वो चेंज नहीं होता कि तुम पर्टिकुलर कंडीशन को हटा दोगे तो चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड, सो दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दोनों ही एकदम अलग चीज़ें होती हैं। In a given habitat, we have 20 plant species and 20 animal species. Should we call this as diversity or biodiversity? Justify your answer. देखो, डाइवर्सिटी होता है एक जनरल टर्म, बहुत ही ब्रॉड टर्म हो गया। इसमें ना हम लिविंग टाइप और नॉन लिविंग दोनों टाइप की बॉडीज़ को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी स्पेसिफिकली बायोस से रिलेटेड है, यानी कि जो लिविंग है और उसकी डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो हमारा बायोडाइवर्सिटी में जाएगा। प्लांट्स लिविंग हैं, एनिमल्स लिविंग हैं, सो द बायोडाइवर्सिटी विल बी द करेक्ट आंसर। International Code of Botanical Nomenclature ICBN has provided a code for classification of plants. Okay, give hierarchy of units of classification. Botanists follow which classify plants and mention different suffixes used for the units. ठीक है, ये बोल रहा है कि जो हमारा वो ऑर्डर है ना, तुमने ऐसे याद किया होगा, किंगडम, फाइलम,
सी क्लास ऑर्डर ये वाला। तो देखो इसकी ट्रिक मैं बताती हूँ, इसको ऐसे याद करो, के PCO फंगस, के PCO फंगस, फंगस, ठीक है, बहुत सिंपल टर्म है। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, प्लांट्स के केस में आ जाएगा डिवीजन, देन सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, फंगस, एफ फैमिली, गा जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज, ठीक है। अब किंगडम के केस में तो कोई ऐसी स्पेसिफिकली हमें सफिक्स दी नहीं गई है। देखो प्लांटी में ए ई लास्ट में आ जाता है, एनिमलिया में IA आ जाता है, तो उसमें है नहीं। फाइलम या फिर फाइलम के केस में भी ऐसा नहीं है। तुम देखो मेमेलिया में IA आ गया, एप्स में ES आ गया, तो उसमें नहीं है। बट डिवीज़न है, डिवीज़न में होता है फाइटा, जैसे कि क्लोरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो फाइटा PHYTA, ठीक है। क्लास के केस में AE आ जाता है, ऑर्डर में एल्स आ जाता है, ALES, पॉलीमोनियल्स, सेपाइंडेल्स, पोएल्स, ऐसे। देन फैमिली में AC आता है, जो हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में कर रखा है, ACEAE। सो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ये तो हमने काफ़ी भर दिया इधर, मैं रिमूव कर देती हूँ। देन a plant species shows several morphological variation in response to altitude gradient. When grown under similar condition of growth, the morphological variants disappear and the variants have common morphology. What are these variants called? देखो इन टाइप के वेरिएंट्स के लिए ना एक टर्म आता है और वो होता है इको टाइप्स। जब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में चेंज आ जाए किसी उसके एल्टीट्यूड को चेंज करने पे, यानी कि अभी हम पहाड़ों पे लेके गए, अभी हम प्लेन सरफेस पे ले आए हैं। एक बार मनाली में चेक किया, एक बार UP में चेक किया, एक बार हमने रोहतंग पे चेक किया जाके। सो उसमें अगर चेंज आ रहा है तो दैट इज़ इको टाइप, ECOTYPE, इको टाइप्स, ठीक है। Now next question, how do you prepare or your own herbarium sheets? What are the different tools you carry with you while collecting plants and for the preparation of herbarium? What information should a preserved plant material on the herbarium sheet provide for taxonomical studies? देखो ये तुम क्लास 12 में ना ये फाइल्स बनवा जाती हैं, हर्बेरियम फाइल्स, तो ये वहाँ पे काम आता है। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें नाइफ और सीजर चाहिए होता है, प्लांट क्योंकि तुम्हें काटना पड़ेगा ना। फिर न्यूज़पेपर होता है, उसमें चिपकाना है, ब्लॉटिंग शीट चाहिए होती है, प्लांट को प्रेस करना रहता है, एक नोटबुक चाहिए होगी जहाँ पे तुम ये लगाओगे, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होता है उसके उसको क्लोजली चेक करने के लिए, है ना। और उसमें इंफॉर्मेशन में देखो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें क्या आप मेंशन नहीं करोगे, तो तुम पहले ये चीज़ पकड़ो कि देखो उसका तुम्हें हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखना है, ठीक है। रैंडम कुछ भी ऐसा आ जाए ना तो भाई नहीं लिखना है। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या क्या लिखना है। देखो एक तो तुम्हें टेक्सोनॉमिक डिटेल्स लिखनी होती हैं, उसका साइंटिफिक एज वेल एज लोकल नेम भी लिखना होता है। तुमने कलेक्ट किया तो तुम अपना भी नाम लिखोगे। प्लेस ऑफ कलेक्शन तुमने गार्डन से लिया, तुमने अपने स्कूल के किसी गार्डन से लिया है, तुम कहीं बॉटनिकल गार्डन गए तो वहाँ से लेके आए हो, किसी नर्सरी से लेके आओ, सो तुम्हें प्लेस ऑफ कलेक्शन भी लिखना है। ऑल्सो you have to mention the date and time when you collected that particular specimen. Now next question is, what is the difference between flora, fauna and vegetation? Eichhornia campestris is called as an exotic species while Rolfia serpentia is an endemic species in India. What do these terms exotic and endemic term refers to? C. फ्लोरा होता है हमारा जो हम डाइवर्सिटी होती है ना हमारे प्लांट्स की, दैट इज़ फ्लोरा। एंड फौना इज़ एनिमल डाइवर्सिटी। वेजिटेशन होता है किसी फॉरेस्ट में, मतलब ये भी बेसिकली तुम्हारा प्लांट्स वाले से रिलेटेड आ गया। और तुम्हारा ये जो हमने इसने ये बोला कि आइकॉर्निया कैम्पेस्ट्रिस को हम एग्जॉटिक बोलते हैं, वेर इज़ ट्रोल्फिया इज़ एंडेमिक स्पीशीज़। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एग्जॉटिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो इंडिया की नहीं है पर हम कहीं बाहर से लेके आए हैं, जैसे कि आइकॉर्निया, पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास, लेंटिना। लेकिन जो हमारी रोल्फिया है ये हमारे हिमालयन रेंजेस में ऑलरेडी होती है। इसके बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे इकोलॉजी में। सो और हाँ, जो तुम्हारे हिमालयन रेंज में यानी कि पहाड़ों पे मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही है।
सो दिस इज एंड में, ये तुम्हारा डिफरेंस है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लांट मे हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड. हाउ डू बॉटनिस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, देखो भाई, इसी के लिए तो हमने सही वो बॉटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम्स निकाले थे कि हमारे यहाँ आम कहा जा रहा है, तुम्हारे यहाँ कुछ और कहा जा रहा है, किसी और के यहाँ कुछ और कहा जा रहा है. तो हमने इसके लिए साइंटिफिक नेम्स निकाले थे. जैसे कि मैंगो है ना भाई, तो मैंगो को हर कोई मैंगीफेरा इंडिका ही कहेगा. तुम ब्रिटेन में रहते हो तो मैंगो कहते हो, हम इंडिया में रहते हैं हम आम कह रहे हैं, लेकिन हर कोई इसको मैंगीफेरा इंडिका ही कहेगा अगर वो साइंटिफिक फील्ड से बिलोंग करता है. सो हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, बाय गिविंग साइंटिफिक नेम्स. हमने क्या किया इसमें, हमने इसको साइंटिफिक नेम दे दिए जिससे कि अब सब उसको उसी नाम से जानेंगे, बाय गिविंग साइंटिफिक नेम्स. ठीक है, इसके अलावा तो कोई और सॉल्यूशन भी नहीं था ना, क्योंकि कहीं पे उसके बारे में कोई डिस्कवरी हो रही, कोई किसी तरीके से बात कर रहा है, कोई किसी तरीके से बात कर रहा है. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. Now, brinjal and potato belongs to same genus Solanum but to different species. What defines them as separate species? देखो, दोनों में स्पीशीज वैरी कर रही है लेकिन जीनस सेम रह रहा है. ठीक है, क्यों कर रहा है? हमारी जो पहले ही एकदम पहले तो वहाँ पे अर्नेस्ट पेयर की बात है ना, वहाँ पे लिखा है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होना चाहिए, कि वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ की होगी. और जहाँ पे तुमने नेचुरली, आई रिपीट नेचुरली, तुमने अगर उनको इंटरप्रीट करा दिया तो वो तुम्हारी सेम स्पीशीज़ की हो जाएंगी. अब क्योंकि ब्रिंजल एंड पोटैटो आर हैविंग डिफरेंट स्पीशीज़, तो तुम उनको इंटरप्रीट नहीं करा सकते हो. सो दैट वाज इज द डिफरेंस. That is the difference. Properties of cell organelle are not always found in the molecular constituent of the cell organelle justify. देखो, जो फिनोमिना होता है ना हमारा कोई भी, वो उसमें जो इंटरेक्शंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे. जैसे कि सेलुलर ऑर्गन, इसीलिए जो होता है ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे किसी भी सेलुलर ऑर्गेनल की, वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट नहीं होती हैं. वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट कॉन्स्टेंट. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. देखो, काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. सीज़न हो गए कि तुम्हारा सीज़न पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म नया निकल के आ रहा है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ से डिपेंड करता है, जैसे तुम्हारा डोडो एक्सटेंट हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चक्कर में, तुम्हारा क्वेगा, तो एक्सटेंशन पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करता है. सीज़न भी अपना एक रोल प्ले करता है. कहीं पे तुमने पेड़ काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो जितने भी हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स थी, जैसे कि अमेज़ोन के केस में हुआ है, अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट के केस में हुआ है, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें मतलब डिपेंड करता है. सो दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन दिस. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप में, व्हाट इज़ मेंट बाय लिविंग, गिव एनी 4 डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म. सो लिविंग वो होती है बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, सेल्फ रेगुलेट हो सके, उसे हम कहते हैं लिविंग. तो 4 डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, कोई डाउट नहीं रखना है. तो पहले तो हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नहीं कंसीडर होती है, इसलिए हम सिर्फ इंट्रिंसिक की बात करेंगे, तो हम ग्रोथ नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रोथ है. ग्रोथ तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया. सो वी विल से कि हमारी जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है दैट इज़ अ टाइप. सो फर्स्ट इज, इसमें आ जाएगा हमारा पहला हो गया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ठीक है, उसके अलावा कॉन्शियसनेस. किसी भी लिविंग बॉडी में कोई कॉन्शियसनेस देखिए कि नहीं ना. सो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बॉडी. थर्ड इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. देखो जो भी तुम प्लास्टिक ले लो, ठीक है, कचरा ले लो, कुछ भी ले लो, सेल्स थोड़ी ना है.
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। हमने बोला था ना कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। भाई लिविंग बॉडी में ही तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, बट लिविंग नॉन लिविंग में थोड़ी ना हो रहा है। So this is the answer. Now next is a scientist has come across a plant which he feels is a new species. How will he go about his identification, classification and nomenclature? ठीक है, इसको मतलब हमें कैसे, उसको साइंटिस्ट को एक नया मिल गया है, उसको वो कैसे करेगा आइडेंटिफाई। ठीक है, देखो जब भी ऐसी कोई नई स्पीशीज़ निकलती है ना तो उसमें हम यूज़ लेते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स का, तुम्हारा की, तुम्हारा फ्लोरा, हर्बेरियम, कि भाई ऐसी कोई चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है। फिर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उनकी जो मॉर्फोलॉजी में चेंजेस हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, किससे मैच कर रही है, उसकी एनाटॉमी किससे मैच कर रही है, कि जो भी एग्जिस्टिंग प्लांट या फिर एनिमल्स है उससे हम मैच करते हैं। उसके बाद फिर ICBN या फिर ICZN के थ्रू हम उसका एक नाम रखते हैं जो कि कैरोलस लिनस ने हमारा सिस्टम दिया था। एंड देन दिस इज क्लासिफाइड टेक्सोनॉमिकल एड्स में, जैसे कि हमारा फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स वगैरह, ये सारे के सारे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस लिन, गिव द कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। तो भाई हमें कैम्पेस्ट्रिका कैम्पेस्ट्रिस पता है कि ये मस्टर्ड का नाम है, ठीक है। सो वी विल से दिस इज मस्टर्ड, इसका हो गया कॉमन name. Next is what do the first two part of the name denote? तो first part यानी कि brassica it denotes the genus and campestris it denotes the specific epithet या फिर species. Now what is the meaning of lin written at the end of the name? ये बताता है कि सबसे पहले इस प्लांट को किसने डिस्क्राइब किया था। So this is the name of the scientist which described this plant. Now what are taxonomical aids? Give the importance of herbarium museum. How are the botanical garden and zoological park useful in conserving biodiversity? See, बहुत सारे जो हमें प्रोसीजर्स ये जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे कि हम जब नई एक कोई डिस्कवरी हो किसी प्लांट की, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको बेटर तरीके से क्लासीफाई कर पाएँ, हम कंपैरेटिव एक कंपैरिजन कर पाएँ। सो दैट्स व्हाट दीज आर यूज्ड फॉर, राइट। अब हर्बेरियम की देखो, अगर तुम बात करो पर्टिकुलरली की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो भाई ये कलेक्शन होता है। तुम किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को तुमने लिया, उसको ड्राई किया, उसको प्रेस किया एंड देन वी प्रिजर्व्ड इन अ शीट, उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम फाइल, ठीक है। उसको फिर हम सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, उसमें उसके बारे में सारे उसका फ्लोरा पूरा लिखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में लिखते हैं और फिर कंपैरेटिव स्टडी होती है। वहीं अगर तुम म्यूज़ियम की बात करो तो वहाँ पे प्रिजर्व्ड प्लांट्स भी होते हैं और प्रिजर्व्ड एनिमल्स भी होते हैं स्टडी और रेफरेंस के लिए। कुछ म्यूज़ियम्स जर्नल्स पब्लिश करते हैं, रिसर्च पेपर, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ टैक्सॉन. What is meant by taxonomic hierarchy? Give a flow diagram from the lowest to highest category for a plant and for an animal. What happens to the number of individual and number of shared character as we go up to the taxonomic hierarchy? तो देखो टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सॉन इज़ बेसिकली अ रैंक जो हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, यही ना। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम टैक्सॉन कह रहे हैं। जैसे कि स्पीशीज़ हो गई हमारी, स्पीशीज़ लेवल पे एक टैक्सॉन हो गया, जीनस लेवल पे एक टैक्सॉन, फैमिली लेवल पे एक टैक्सॉन, ऑर्डर लेवल पे एक टैक्सॉन, क्लास लेवल पे, फाइलम या फिर डिवीज़न लेवल पे, किंगडम लेवल पे। नेक्स्ट वो ये पूछ रहा है कि लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है। लोएस्ट कैटेगरी होती है हमारी स्पीशीज़ एंड हाईएस्ट होती है किंगडम। अगर हम शेयर्ड कैरेक्टर्स कैसे मतलब डिपेंड करेंगे, व्हाट हैपन्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर, तो भाई डिक्रीज़ करते हैं। स्पीशीज़ लेवल पे कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, वहीं पे किंगडम लेवल पे ये कम हो जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था इस वीडियो का।
Now next question is, a student of taxonomy was puzzled when told by his professor to look for a key to identify a plant. He went to his friend to clarify what key the professor was referring to. What would the friend explain to him? ठीक है, तो मैंने की तुम्हें बताया है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है प्लांट और एनिमल्स की, और वो किस उसकी जो बेसिस होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या फिर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे। ये हमारे पास एक पत्ती है तो हम उसमें चेक करेंगे कि इसमें पैरेलल वेनेशन है या फिर रेटिकुलेट वेनेशन है। अब मान लो पैरेलल है, फिर उसमें नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे कि मोनोकॉट का है या फिर डाइकॉट का है, ठीक है, उस तरीके से। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम चेक कर रहे हैं, तो उसमें एक एक स्टेटमेंट कि ये टॉल है, डॉर्फ है, पैरेलल है वेनेशन या फिर रेटिकुलेट है, डाइकॉट है, मोनोकॉट है, दीज आर की। ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड ऑफ द की इज कॉल्ड एज लीड, और उसका जो पैर होता है दैट इज नोन एज कपलेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। मेटाबॉलिज्म is a defining feature for all living organisms without exception. Isolated metabolic reaction in vitro or not living things but surely living reaction. Comment. So metabolism तो हमें पता ही है कि भाई बिना किसी एक्सेप्शन के एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, कोई डाउट मत रखना, है ना, सब में होता है। सो सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन इज मेटाबॉलिज्म। अब किसी भी सिस्टम में अगर तुम बात करो, कोई भी लिविंग बॉडी है तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रही है, लेकिन कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जहाँ पे हो नहीं रही है, या फिर कोई भी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ नहीं है जहाँ पे तुम्हें मेटाबॉलिज्म मिल जाए। तो जो रिएक्शन का जो सम टोटल है दैट इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो तो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है ना, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई, उसकी एक एक रिएक्शन, उसका कैस्केड प्रोसेस दैट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो हम उस पर्टिकुलर रिएक्शन को लिविंग थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो एक रिएक्शन है ना, दैट इज नोन एज लिविंग रिएक्शन, नॉट लिविंग थिंग्स, राइट। लिविंग थिंग तो हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू कंसिडर अ पर्सन इन कोमा लिविंग और डेड? देखो, कोमा होता है कि अगर कोई अनकॉन्शियस है काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है, उसको पता नहीं रहता कि भाई मेरे आसपास क्या हो रहा है। मूवी में तो बहुत ब्लंडर कर रखा है, लोगों को लगता है कि भाई ये सब सुन रहे हैं, इनको सब पता चल रहा है, भाई नहीं पता चलता है, वो कॉन्शियस ही नहीं है, एकदम अनअवेयर होते हैं वो। उन्हें मतलब तुम ऐसा लगा लो कि जैसे हम सो रहे हैं तो तुम्हें थोड़ी तुम पता है कि आसपास क्या हो रहा है, तो समझ लो वो लंबे टाइम के लिए बस सो रहे हैं, उनको नहीं पता है कि आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी अलर्टनेस होती है बट बहुत कम लेवल की होती है। मशीन्स के थ्रू हम ऑर्गन्स को ज़िंदा रखे हुए हैं ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहें कांस्टेंट स्टेट में। तो लेकिन इसका आंसर तुम ऐसे समझो, तुमने कभी देखा है किसी हॉस्पिटल में तुम किसी ऐसे चीज़ को रख सकते हो जो कि ज़िंदा नहीं है? भाई तुम हॉस्पिटल में दे रखे हो किसी को, मशीन्स के थ्रू अलाइव रखे हो, तो भाई इसका मतलब है कि वो लिविंग है। सो दीज आर लिविंग, उसमें तुम ये नहीं कह सकते कि भाई ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसी। ओके, सो ठीक है, सो दिस इज लिविंग कंसीडर करेंगे हम। देन व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी बिटवीन होल मूंग दाल and broken moong dal in terms of respiration and growth? Based on these parameters, classify them into living or non-living. देखो, जो होल मूंग दाल होती है ना, वो इंटैक्ट एम्ब्रियो होता है, तो उसमें रेस्पिरेशन रेट रहेगी हमारी स्लो, क्योंकि फेज ऑफ डॉर्मेंसी चल रही होती है। लेकिन ग्रोथ तो हो ही रही है ना, मतलब अगर ग्रोथ हो सकती है अगर तुम उसको प्रॉपरली वाटर दो, मतलब वाटर प्रोवाइड करिए। जैसे हम भिगोते हैं ना दाल को, तुमने कभी घर पे देखा होगा, मम्मी भिगोती है, शाम को भिगोती है, फिर सुबह तुम्हारा बढ़िया दही भल्ले बनते हैं, तो इसमें तुम देखोगे कि उसमें ग्रोथ रहती है, फूल जाती है। अब तुम बोलोगे वो तो सिर्फ पानी, भाई सिर्फ पानी नहीं है, अंदर का मटेरियल भी फूल रहा है, और उसमें तुम देखो कि वो अंकुरित हो जाती है, जैसे कि चना तुम्हारा हो गया, तो उसमें कुछ कुछ बाहर आता है, तुमने देखा होगा हल्का हल्का सा, कभी ट्राई करके देखना। लेकिन
उसको तुम जर्मिनेट भी कर लोगे, लेकिन जैसे कि ब्रोकन मूंग दाल है तो भाई एम्ब्रियो इंटैक्ट नहीं रह गया, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, वो रेस्पायर नहीं कर रहा है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इट्स सेल्स. गिव 3 एग्जाम्पल टू सपोर्ट द स्टेटमेंट. देखो, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ देयर सेल्स. देखो, ब्लड होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से. क्या काम होता है इसका, न्यूट्रिएंट का होता है, ट्रांसपोर्ट करती है. आरबीसी हमारी ब्लड सेल्स है ना, लेकिन यही तो इसका फंक्शन है. बोन हमारी हो गई, वो भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है. इसका क्या काम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, ऑस्टियोसाइट से बना होता है. ये भी लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट मतलब ऑस्टियोसाइट्स थोड़ी ना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. सी, ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन उसका कोई एक सिर्फ पार्ट तुम कहो कि प्लेटलेट्स कर रही, डब्ल्यूबीसी कर रही, उस तरीके से थोड़ी ना कर रही है. ऐसे ही बोन प्रोवाइड कर रही है मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन ऑस्टियोसाइट्स थोड़ी ना कर रही है. तुम्हारी स्किन एपिथेलियल सेल की बनी होती है, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस से, लेकिन एपिथेलियल सेल अकेली थोड़ी ना कर रही है. सो दैट इज़ अ सिस्टम, जो सिस्टम है हमारा वो मिल के काम कर रहा है, अकेले नहीं कर रहा है. तो इसके हमारे एग्जाम्पल हो गए कौन कौन, ब्लड, स्किन एंड बोन, ब्लड, स्किन एंड बोन. एंड इस तरीके से हमारा चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल के साथ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ में. टिल देन पढ़ते रहिए. टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून.